नमस्कार मित्रों, अध्ययन जगत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सामान्य हिंदी की क्लास में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है। आपको प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है। जागना, सीखना, बुलवाना, हंसना। जागना, सीखना, बुलवाना और हंसना, इन चारों विकल्पों में से कौन सा आपका सही विकल्प है। आप लोगों को सही विकल्प चुनना है कि कौन सी जो है क्रिया प्रेरणार्थक है। जागना, सीखना और बुलवाना और हंसना। जागना, सीखना, बुलवाना, हंसना, इन चारों में से जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों आपका विकल्प संख्या तीसरा जो बुलवाना है, या आपका ग जो है विकल्प संख्या तीसरा बुलवाना, यह आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। इसमें आपकी बुलवाना में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान होता है, बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कर्ता जो है स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी अन्य व्यक्ति को उसे करने के लिए प्रेरित करता है। किसी अन्य व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, उसको हम जो है प्रेरित करता है। तो वहाँ पर आपका जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे बुलवाना है, पढ़वाना है, तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। विकल्प संख्या तीसरा बुलवाना आपका जो है यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपकी बात की जा रही है गीदड़ का पर्यायवाची पूछा गया है कि गीदड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सुपर्ण, कुंजर, शोणित, श्रृंगाल। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा आपका सही उत्तर है। गीदड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सुपर्ण, कुंजर, शोणित और श्रृंगाल। इन चारों में से आपका जो है कौन सा विकल्प सही है। तो जो आपका सही विकल्प हो जाएगा गीदड़ का जो सही विकल्प है मित्रों, वह पर्यायवाची है गीदड़ का, वह आपका जो है श्रृंगाल है। विकल्प संख्या चौथा जो है वह सही उत्तर है। श्रृंगाल जो है आपका यह गीदड़ का पर्यायवाची है। श्रृंगाल के अतिरिक्त जो है इसके अन्य पर्यायवाची भी होते हैं। गीदड़ के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं श्रृंगाल के अलावा जो है इसको सियार भी कह दिया जाता है। सियार, जुम्बक, निशामृग, इसको जो है सियार भी कह देते हैं। सियार, जुम्बक और निशामृग, यह जो है श्रृंगाल के या गीदड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो सुपर्ण है आपका, सुपर्ण जो है, सुपर्ण का अर्थ होता है गरुड़। यह जो है गरुड़ का पर्यायवाची है। सुपर्ण जो है गरुड़। गरुड़ के अन्य पर्यायवाची हैं हरियान, खगेश, विषमुख, वातनेव आदि, ये सब जो है आपका सुपर्ण के पर्यायवाची हैं। और कुंजर का अर्थ आपका जो हो जाता है, कुंजर का अर्थ होता है गज, गज या हाथी। गज या हाथी भी कह देते हैं, हाथी। और इसके अतिरिक्त जो है द्विज भी कह देते हैं, करी कहते हैं और हस्ती भी कह सकते हैं इसको। और शोणित का पर्यायवाची आपका हो जाता है, शोणित कहते हैं रक्त को, रक्त या लहू, रक्त या लहू या खून, रुधिर, लोहित आदि जो है ये शोणित के पर्यायवाची हैं। तो गीदड़ का पर्यायवाची आपका श्रृंगाल हो जाएगा। सही उत्तर आपका श्रृंगाल है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है निकेतन किसका पर्यायवाची है। निकेतन जो शब्द है उसमें पर्यायवाची बताना है कि निकेतन जो है किसका पर्यायवाची है। आपके विकल्प हैं पुष्प, पर्वत, घर, आकाश। पुष्प, पर्वत, घर और आकाश, इन चारों विकल्पों में से आपका कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प का चुनाव करना है। पुष्प, पर्वत, घर और आकाश निकेतन किसके पर्यायवाची है। निकेतन का पर्यायवाची जो है कौन सा है आपको बताना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, जो निकेतन का पर्यायवाची शब्द है वह आपका जो है घर हो जाएगा। घर जो है निकेतन का पर्यायवाची शब्द है। और घर के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं। घर को जो है क्या कहते हैं, घर को जो है हम लोग भवन भी कह सकते हैं। भवन, भवन या निवास, भवन, सदन, निवास, भवन, सदन और निवास, आवास और धाम आदि, ये सब जो है घर के पर्यायवाची हैं। भवन, सदन, निवास, आवास, सदन, गृह, गृह भी होता है, धाम होता है। और अगला जो है ये आकाश है। आकाश के जो पर्यायवाची होते हैं, आकाश को नभ कहते हैं। नभ, गगन, नभ होता है, गगन होता है। और
अभ्रम होता है, पुष्कर होता है, शून्य भी होता है, और तारापथ, अंतरिक्ष, व्योम, अंबर, गगन आदि ये शब्द जो है आकाश के पर्यायवाची कहलाते हैं। और पर्वत जो है, पर्वत के पर्यायवाची की बात की जाए तो पर्वत के जो पर्यायवाची हैं वो शैल होता है, शैल। नग होता है एक, नग। नग के अलावा पहाड़ भी कहते हैं इसको, पहाड़, पर्वत को पहाड़ के पहाड़ होता है इसको। और गिरी भी कहा जाता है, गिरी। और शैल, नग, पहाड़, गिरी। और इसके अतिरिक्त जो है महीधर भी कह सकते हैं, भूमिधर भी कह सकते हैं, भूधर, अंचल आदि ये शब्द जो है पर्वत के पर्यायवाची हैं। और पुष्प के आप लोगों को पता ही होगा, पुष्प के जो पर्यायवाची हैं पुष्प के सुमन, कुसुम, सुमन। पुष्प के जो पर्यायवाची हैं वो सुमन, कुसुम और मंजरी, प्रसून आदि ये शब्द जो है पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका जो निकेतन का पर्यायवाची है वो घर हो जाएगा, और बाकी अन्य जो है विकल्प हैं उसके पर्यायवाची पुष्प के सुमन, कुसुम और प्रसून, मंजरी आदि हो जाएंगे। पर्वत का शैल, नग, पहाड़, गिरी, भूधर और महीधर, गिरिराज आदि ये सब जो है पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। और घर का पर्यायवाची भवन, सदन, निवास, आवास, गृह आदि शब्द जो है, धाम, ये आपके घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। और आकाश का नभ, गगन आदि जो है, नभ, गगन, अनंत, अभ्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, व्योम, अंबर, गगन ये सब जो है आपके आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है प्रतिमान में कौन सा समास है। आपको एक शब्द शब्द दिया है एक प्रश्न में, प्रतिमान। और इस प्रतिमान शब्द में जो है, इसमें जो है प्रतिमान शब्द में बताना है कि कौन सा जो है समास है। प्रतिमान शब्द में समास कौन सा है। विकल्प हैं आपके द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा आपका विकल्प सही है, आपका प्रतिमान में कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों, आपका जो प्रश्न संख्या 4 है इसमें आपका जो है प्रतिमान में जो समास है वह आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। विकल्प संख्या 4 जो है वो सही उत्तर है, अव्ययी भाव समास है प्रतिमान में। होता क्या है कि जब पूर्व पद प्रधान होता है, जब किसी उसमें जो है पूर्व पद जहाँ प्रधान होता है और समस्त पद जो है क्रिया विशेषण होता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अन्य उदाहरण इसके जैसे अव्ययी भाव के अन्य उदाहरण, प्रतिदिन भी इसका उदाहरण हो जाता है। प्रतिदिन, प्रतिदिन के अलावा प्रतिपल, प्रतिपल या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी इसी का उदाहरण है, प्रत्यक्ष। तो इसमें जो है क्या होता है कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ये इसके उदाहरण है आपके अव्ययी भाव समास के। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। जब पूर्व पद प्रधान हो तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है और समस्त पद जो है क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ आपका जो है प्रतिमान में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है क किस कारक की विभक्ति है। क जो है किस कारक की विभक्ति है। आपके विकल्प हैं संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है सब सही विकल्प आपका कौन सा है। क किस कारक की विभक्ति है, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक। तो जो सही उत्तर आपका हो जाएगा मित्रों, क जो है वो किस कारक की विभक्ति है, किस कारक की, तो इसका जो सही विकल्प आपका हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है, संबंध कारक जो है, संबंध कारक की विभक्ति है क। क जो है आपका संबंध कारक की विभक्ति है। क जो है आपका वो संबंध कारक की विभक्ति है। इसमें ये जो क संबंध कारक में जो होता है वो जो चिन्ह होते हैं आपके का, की, के, का, की, के आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर जो है का होना चाहिए या तो की होना चाहिए। तो आपका जो का है वो जो है आपका संबंध कारक की विभक्ति है। संबंध कारक में आपका होता है का, की, के, ना, नी, ने आदि शब्द आते हैं। जैसे आपका शुरुआत होती है प्रथमा विभक्ति से, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में,
और संबंध का, की आदि जो आते हैं ये आपके आप षष्ठी विभक्ति में आते हैं, तो संबंध कारक होती है षष्ठी विभक्ति। तो संबंध कारक आपका जो है का, के, की आदि शब्द आते हैं, तो ये आपका संबंध कारक में आता है। तो इसकी विभक्ति आपका हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही है, संबंध कारक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक की विभक्ति है। कर्ता कारक की विभक्ति बतानी है आपको कि कर्ता कारक की कौन सी विभक्ति है। आपके विकल्प है ने, को, में, से। ने, को, में, से, इनमें से कर्ता कारक की कौन सी विभक्ति है। ने है, को है, में है या से है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो ने है, पहला ही विकल्प जो है आपका सही उत्तर है। जो ने है वो आपका कर्ता कारक की विभक्ति होती है। होता क्या है उसमें, कर्ता ने। इसमें आपने देखा होगा प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने, ये प्रथमा विभक्ति हो जाती है आपकी, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने होता है, तो कर्ता ने जो है वो कर्ता कारक की विभक्ति है और इसमें जो है ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है। तो विकल्प संख्या पहला ही आपका सही है। ने प्रसर्ग का प्रयोग जो है आपका कर्ता कारक के अंतर्गत होता है और ये प्रथमा विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, आपको एक कुछ वाक्य दिया गया, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। एक बोली से संबंधित हैं ये पंक्तियाँ, एक उपभाषा से संबंधित हैं। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन बखरा, जवन हमार बखरा लागत होए, तवन हमका दईदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से लिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि ये हिंदी की किस बोली से यह अवतरण लिया गया है। जो पंक्तियाँ हैं आपके विकल्प हैं भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी और खड़ी बोली। इन चारों विकल्पों में से आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा आपका जो है सही उत्तर है, उसका चुनाव करना है। भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी और खड़ी बोली। आपका प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए, तवन हमका दईदा। यह जो अवतरण है हिंदी की किस बोली से लिया गया है, किस उपभाषा की किस बोली से यह जो है पंक्तियाँ ली गई हैं। आपके विकल्प हैं भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी और खड़ी बोली। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा आपका सही विकल्प है। भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी और खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का जो मित्रों सही जवाब हो जाएगा आपका, ये जो पंक्तियाँ जो ली गई हैं यह आपकी अवधी बोली से ली गई हैं। अवधी जो है आपकी हिंदी की एक उपभाषा है, एक जो है बोली है, क्षेत्रीय बोली है। तो इसी से आपकी जो है विकल्प संख्या तीसरा है, अवधी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अवधी भाषा से, अवधी हिंदी की एक उपभाषा है और उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, जैसे जो उत्तर प्रदेश का जो अवध का क्षेत्र है, अवध अवध का क्षेत्र, अयोध्या और इसके आसपास का, अयोध्या अयोध्या और इसके आसपास जैसे लखनऊ है, लखनऊ और लखनऊ के अलावा जो है आपका लखनऊ के अतिरिक्त आपका जो है बस्ती तक का जो क्षेत्र है, लखनऊ के अलावा बस्ती है, गोंडा है, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव आदि ये सब जो क्षेत्र होते हैं, इसमें जो है आपका ये उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं 8-10 जो अवध क्षेत्र कहलाते हैं। अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, फैजाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, सुल्तानपुर, अयोध्या आदि ये सब जो है कुछ अवध क्षेत्र के ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें जो है अवधी बोली का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के जो निवासी हैं उनके द्वारा अवधी बोली बोली जाती है। तो ये जो कुछ पंक्तियाँ हैं ये अवधी भाषा जो है, हिंदी की उपभाषा अवधी, उसी भाषा की उपभाषा की ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा अवधी, विकल्प संख्या तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि निम्न में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। जो कंठ्य ध्वनियाँ हैं वह कौन सी हैं। आपके विकल्प हैं क, ख, य, र, च, ज, ट और अड़ा। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प बताना है कि कौन सा आपका जो है सही विकल्प है। कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, क, ख, य, र, च, ज, ट और अड़। तो जो सही विकल्प हो जाएगा मित्रों आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, जो कंठ ध्वनियाँ हैं वो पहला ही विकल्प सही है। क और ख जो है ये है आपकी कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ ध्वनियों में क्या होता है कि जो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, उनको हम कंठ ध्वनि कहते हैं। तो
इसमें जो है वायु कंठ के माध्यम से बाहर, कंठ को स्पर्श करके वायु जो है बाहर मुख से निकलती है। तो कंठ से की सहायता से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, उसको हम जो है कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। तो विकल्प के हिसाब से क और ख जो है यह आपका कंठ ध्वनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त आपका अ जो है अ, आ और क वर्ग, अ, आ और क वर्ग, क वर्ग के जो आपके वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ और इसके अतिरिक्त आपका ह भी होता है। यह आपके जो है कंठ ध्वनियाँ हैं। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। विकल्प संख्या पहला आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन के बारे में पूछा गया प्रश्न में कि कौन से व्यंजन आपके जो है नासिक के हैं। स, इ, ज, ग। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा आपका जो है नासिक के व्यंजन है। स, इ, ज और ग। तो इसमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा जो नासिक के व्यंजन है, यह आपका इसमें विकल्प संख्या जो दूसरा है वो इयाँ जो है, यह आपका इयाँ जो है नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन में क्या होता है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर वायु मुख से निकलने पर अवरोध होता है। मुख से जब वायु निकलती है तो उसमें अवरोध होता है, लेकिन नासिका से निकलने के लिए वह वायु मुक्त होती है। नासिका को स्पर्श करके वायु बाहर आती है। अर्थात नासिका की सहायता से उच्चारित होने वाले जो ध्वनियाँ हैं, वर्ण हैं, उनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। और इसमें जो है पंचमाक्षर अधिक जो होते हैं, वर्गों के पंचमाक्षर जो है वो आते हैं इस वर्ग में। जैसे पंचमाक्षर की बात की जाए तो क वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है वो होता है अंगा। और इसके अलावा जो है च वर्ग का हो जाता है इया, और ट वर्ग का अड़ा, और त वर्ग का न और म। तो ई, अंगा, इया और अड़ा, न और म, ये जो है पंचमाक्षर हैं। पंचमाक्षर हैं ये पंचमाक्षर वर्ण जो हैं, ये पंचमाक्षर जो है नासिक के वर्ण कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो इमंगणनम कहा जाता है इसको, इमंगणनम। अंगा, इया, अड़ा और न और म। इया, अंगा, इया, अड़ा, न और म जो है ये पंचमाक्षर ध्वनियाँ हैं और इन्हीं को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। तो विकल्प आपका दूसरा सही है। इया जो है प्रश्न में जो पूछा गया है नासिक के व्यंजन, तो विकल्प संख्या दूसरा इया आपका सही जवाब है। यह जो है नासिक के व्यंजन है। अगला प्रश्न है आपका तितली। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि तितली किसकी रचना है? तितली जो है ये एक कृति है, वह किसकी है? आपके प्रश्न के जो विकल्प हैं, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन चारों विकल्पों में से आपको जो है बताना है कि चारों जो लेखक हैं, कवि हैं, इनमें से यह तितली जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, जो तितली है, जो तितली कृति है, यह जो है पहला ही विकल्प सही है। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इन्हीं की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। जयशंकर प्रसाद जी एक प्रसिद्ध कवि हैं और नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंध लेखक जो है ये हैं। और हिंदी के छायावादी युग के जो है ये कवि हैं। हिंदी के छायावादी स्तंभ कहेंगे एक प्रकार से इनको हम, जो छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और ये छायावादी युग के जो स्तंभ माने जाते हैं, 4 प्रमुख स्तंभ जो हैं, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और इसके अलावा महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये 4 जो है छायावादी युग के स्तंभ माने जाते हैं। और इन चारों में से इनका जो है एक स्थान है, जयशंकर प्रसाद जी का भी छायावादी स्तंभ में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। और इन्हीं की यह रचना है तितली। तितली के अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएँ भी हैं, जैसे आंसू, लहर, कामायनी, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कुसुम, कंकाल, तितली, इरावती, काव्य कला आदि इनकी अन्य रचनाएँ भी हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है आज यहीं समाप्त होती है मित्रों। अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रश्नों का चुनाव आपको कैसा लगा, आप अपने जो है सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगली श्रृंखला के साथ आपसे पुनः मुलाकात करेंगे।